डियर स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी स्टैंडर्ड 11 का लेसन नंबर 5 सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक लाइसोसोम्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। पेज नंबर 50 लाइसोसोम्स। पॉइंट नंबर 6, लाइसोसोम्स कैन बी कंसीडर्ड एज डिसमेंटलिंग एंड रिकंस्ट्रक्टिंग यूनिट ऑफ सेल। देखो क्या कहता है कि लाइसोसोम्स कैन बी कंसीडर्ड, लाइसोसोम्स को माना जाता है कि ये डिसमेंटलिंग एंड रिकंस्ट्रक्टिंग यूनिट ऑफ ए सेल, सेल के अंदर ये क्या करता है, ये अनवांटेड सेल को टुकड़े करता है। डिसमेंटलिंग मतलब अनवांटेड सेल को टुकड़ा करना, एंड रिकंस्ट्रक्टिंग और पुनर्निर्माण करना, फिर से उसको तैयार करने का काम करता है। यानी लाइसोसोम्स क्या काम करता है, लाइसोसोम्स डिसमेंटलिंग मतलब जो अनवांटेड सेल है उनको टुकड़े करता है, एंड रिकंस्ट्रक्टिंग यूनिट ऑफ द सेल, और फिर से क्या करता है, रिकंस्ट्रक्टिंग करता है। These are membrane bound vesicles containing hydrolytic enzymes. These are membrane bound vesicles. लाइसोसोम्स में क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड, लाइसोसोम्स के किनारे किनारे क्या है, मेम्ब्रेन्स बाउंड है, एंड कंटेनिंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। लाइसोसोम्स के अंदर क्या कौन से एंजाइम्स है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है। देखो लाइसोसोम्स में लगभग 50 हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। इसमें डाइजेस्ट पाचन करने वाले एंजाइम होते हैं। इसकी खोज डी डवे ने की थी। The enzymes in lysosomes are used by most eukaryotic cells to digest hydrolase macromolecules। देखो क्या कहते हैं, The enzyme in lysosomes are used by most eukaryotic cells, मतलब यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो है, जो एंजाइम्स है, ये क्या करते हैं, जो मैक्रोमोलिकुल्स है, जो खराब प्रोटीन है, अनवांटेड सेल्स है, उनको क्या करता है, ये डाइजेस्ट करने का काम करता है। द लाइसोसोमल एंजाइम शो ऑप्टिमल एक्टिविटी इन एसिडिक पीएच। देखो अभी यहाँ पर कैसा है कि जो लाइसोसोम्स के एंजाइम्स हैं, ये ज़्यादा ऑप्टिमल मतलब क्या, बेस्ट एक्टिविटी। लाइसोसोम्स के एंजाइम जो हैं वो बेस्ट एक्टिविटी मतलब अच्छी तरह से काम कब करते हैं, एसिडिक, जब एसिडिक नेचर रहता है तो वहाँ पर ये ऑप्टिमल एक्टिविटी करते हैं लाइसोसोम्स के एंजाइम्स। लाइसोसोम्स अराइज फ्रॉम गोल्गी एसोसिएटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लाइसोसोम्स जो है ये अपना फंक्शन गोल्गी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनके हेल्प से करता है। लाइसोसोम्स अराइज फ्रॉम गोल्गी एसोसिएटेड मतलब लाइसोसोम्स अराइज फ्रॉम गोल्गी। लाइसोसोम्स कहाँ से अराइज हो रहा है, कहाँ से निकलता है, ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स से निकलता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इसका फंक्शन जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी डिपेंड होता है, सपोर्ट में रहता है। आगे क्या दिया हुआ है, द लिस्ट ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम्स इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलेस। जो लाइसोसोम्स के अंदर एंजाइम्स हैं, इनके द लिस्ट ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम्स इंक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ हाइड्रोलेस। जो लाइसोसोम्स के अंदर एंजाइम्स हैं वो कौन कौन से हाइड्रोलेस हैं, कौन कौन से एंजाइम्स हैं, यहाँ दिया हुआ है एमएलएस और प्रोटेश एंड लिपेस। देखो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात है क्या, कि जो लाइसोसोम्स के अंदर एंजाइम्स होते हैं, कौन कौन से एंजाइम्स हैं यहाँ पर दिए हुए, एमाइलेस। एमाइलेस कहाँ पर होता है, एमाइलेस जो है ये सलाइवा में प्रेजेंट होता है। ये सलाइवा में प्रेजेंट होता है और ये क्या किसको ब्रेक डाउन करता है, ये शुगर को ब्रेक डाउन करता है, एमाइलेस। और दूसरा क्या दिया हुआ है, प्रोटेस। प्रोटेस का मतलब ये एंजाइम क्या करता है, जो एमाइलेस एंजाइम है ये क्या करता है, ये सलाइवा में प्रेजेंट होता है और शुगर को ब्रेक डाउन करता है। प्रोटेस ये प्रोटीन को जो है ब्रेक डाउन करता है, एंड लिपेस, लिपेस ये लिपिड को ब्रेक डाउन करता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जिस वर्ड के लास्ट में यहाँ पर ASE आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्या है, एंजाइम से, जैसे एमाइलेस, प्रोटेस एंड लिपेस,
हाँ, तो हमने क्या देखा कि जो लाइसोसोम्स के अंदर एंजाइम्स होते हैं, हाँ, जैसे कि हाइड्रोलेज, तो हाइड्रोलेज के अंदर क्या क्या कौन कौन से एंजाइम है, एमाइलेज, प्रोटेज, लिपेज। तो एमाइलेज कहाँ पर रहता है, सलाइवा में प्रेजेंट होता है, शुगर को ब्रेक डाउन करता है। प्रोटेज क्या करता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। लिपेज के एंजाइम जो है वो किसको ब्रेक डाउन करता है, लिपिड को ब्रेक डाउन करता है। दिस एंजाइम्स आर इन एक्टिव स्टेट। ये एंजाइम्स जो एंजाइम्स है ये इनएक्टिव रहते हैं कब, and are activated only when a lysosomes come in contact with another particular organelle to form a hybrid structure। मतलब जो लाइसोसोम्स के अंदर एंजाइम्स है ये इनएक्टिव स्टेट में रहते हैं, मतलब कि लाइसोसोम्स के एंजाइम जो है वो तब तक काम नहीं करते जब तक कि उनके स्ट्रक्चर के पास हाइब्रिड स्ट्रक्चर ना आ जाए। यानी कि दिस एंजाइम्स आर इनएक्टिव, ये एंजाइम्स इनएक्टिव रहते हैं, एंड आर एक्टिवेट, और तब एक्टिवेट होते हैं ओनली व्हेन ए लाइसोसोम्स कम्स इन कांटेक्ट, जब लाइसोसोम्स किसी ऐसे के कांटेक्ट में आता है विथ अनदर पर्टिकुलर ऑर्गेनेल टू फॉर्म ए हाइब्रिड स्ट्रक्चर। जब लाइसोसोम्स से किसी दूसरे के कांटेक्ट में आता है, हाँ, जिसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। हाइब्रिड स्ट्रक्चर मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर, लाइसोसोम्स का स्ट्रक्चर और जो दूसरा अनवांटेड प्रोटीन वगैरह है उसका स्ट्रक्चर, जब डिफरेंट स्ट्रक्चर के कांटेक्ट में लाइसोसोम्स आता है तो लाइसोसोम्स के अंदर के एंजाइम क्या होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। आफ्टर द एक्शन ऑफ एंजाइम्स इज ओवर। देखो एक्टिवेट होने का मतलब कैसे एक्टिवेट हो, क्या होता है, इसके अंदर नॉर्मली जो लाइसोसोम्स है, अगर उसके लाइसोसोम्स जो है अनवांटेड प्रोटीन के कांटेक्ट में आया तो क्या करेगा, लाइसोसोम्स अपना साइज बढ़ा करेगा और उस अनवांटेड प्रोटीन को अपने अंदर ले लेगा। अंदर लेने के बाद उसको डिस्ट्रॉय करेगा। हाँ, इस प्रकार से लाइसोसोम्स, क्योंकि अगर उसने अंदर लिया तो एंजाइम जो है उसको क्या करेगा, ब्रेक डाउन कर देगा। तो इस प्रकार से जो लाइसोसोम्स है या उसके लाइसोसोम्स के अंदर एंजाइम्स है वो अनवांटेड प्रोटीन को जो है ब्रेक डाउन करता है। आफ्टर द एक्शन ऑफ एंजाइम इज ओवर, जब लाइसोसोम्स अनवांटेड प्रोटीन को, जैसे कि हमने देखा था ना कि नॉर्मली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन जो है अनमेच्योर प्रोटीन वो गोल्गी बॉडी में आया था, हाँ, गोल्गी कॉम्प्लेक्स में आया था। गोल्गी कॉम्प्लेक्स में आने के बाद कुछ प्रोटीन जो है वो नॉर्मली क्या हुआ, गोल्गी कॉम्प्लेक्स में कहाँ पर आया था, सी स्पेस में आया था। सी स्पेस के बाद वहाँ से वो धीरे धीरे मैच्योर होते हुए वो प्रोटीन कहाँ से निकले थे, गोल्गी कॉम्प्लेक्स के ट्रांसपेस से बाहर निकले थे। अब इसमें जो है ये जो प्रोटीन निकले ये मैच्योर होकर निकले थे। लेकिन अगर कोई प्रोटीन मैच्योर नहीं हुआ तो क्या हो गया, वो अनवांटेड प्रोटीन सेल हो गया। तो ऐसे जो अनवांटेड प्रोटीन सेल है जो मैच्योर नहीं हुए उसको क्या करता है, ये लाइसोसोम्स उसको अपने अंदर ले लेगा। अंदर लेने के बाद उस पर एंजाइम जो है वो उसको क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। आफ्टर द एक्शन ऑफ एंजाइम इज ओवर, जब एंजाइम मतलब गोल्गी को ये लाइसोसोम्स ने क्या किया, अनवांटेड जो प्रोटीन सेल थे उसको, अनवांटेड प्रोटीन जो था उसको लाइसोसोम से अपने अंदर लिया, फिर एंजाइम ने उस पर काम किया, उसको ब्रेक डाउन कर दिया। ये जब आफ्टर द एक्शन ऑफ एंजाइम इज ओवर, जब एंजाइम के एक्शन खत्म हो जाते हैं, एंजाइम का काम करना बंद होता है, द लाइसोसोम इज रीफॉर्म। लाइसोसोम्स क्या करता है, फिर से रिफॉर्म होता है एंड रीयूज्ड, और फिर से अगले काम के लिए तैयार हो जाता है। लाइसोसोम्स आर 10 पाउंड इन वेरियस स्ट्रक्चरल फॉर्म। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, लाइसोसोम्स आर 10 पाउंड इन वेरियस स्ट्रक्चर फॉर्म एंड कैरी आउट वेरियस फंक्शन ऑफ द सेल। लाइसोसोम्स जो है ये वेरियस स्ट्रक्चर मतलब मेनी स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकता है, क्योंकि सामने अनवांटेड प्रोटीन जिसको कि नॉर्मली अपने अंदर लेना है, जिसको ब्रेक डाउन करना है, उसका स्ट्रक्चर जो होगा उससे थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर जो है लाइसोसोम्स अपना फॉर्म करेगा। और उस अनवांटेड प्रोटीन मतलब बताए थे ना कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो अनमेच्योर प्रोटीन निकले थे वो किसके अंदर गए थे मैच्योर होने के लिए, वो गए थे किसके अंदर, गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर। कहाँ से गए थे, सी स्पेस से गए थे। सी स्पेस से के बाद वो धीरे धीरे मैच्योर होते कहाँ से निकले थे, ट्रांसफेज से निकले थे।
ट्रांसफेज के अंदर क्या था कि नॉर्मल ट्रांसफेज से निकलने के बाद जो प्रोटीन मैच्योर हो गए थे वो तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे प्रोटीन थे जो अनमेच्योर हुए थे। तो अनमेच्योर प्रोटीन को हमने ये भी देखा था कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या करता है, अपना खुद का भी प्रोडक्ट तैयार करता है। तो उस तरह से उसने नॉर्मली क्या तैयार किया था अपने, तो समझ में आया ना, मतलब कि नॉर्मली क्या ये लाइसोसोम्स जो है ये अनवांटेड प्रोटीन जो है इसको अपने अंदर ले लेता है, और लेने के बाद इसके जो लाइसोसोम्स के अंदर प्रोटीन से, कौन से प्रोटीन थे, सॉरी, जो लाइसोसोम्स के अंदर एंजाइम्स थे, कौन से एंजाइम थे, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। लाइसोसोम्स के अंदर कौन से एंजाइम थे, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो थे ये क्या करते हैं, जो अनवांटेड प्रोटीन को लाइसोसोम्स ने अपने अंदर लिया उसको ब्रेक डाउन करते हैं। हाँ, तो अंदर लेने के लिए इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो नॉर्मली उससे क्या होगा, जो अनवांटेड प्रोटीन है उससे बड़ा होगा। इसीलिए यहाँ पर दिया हुआ है लाइसोसोम्स आर दस फाउंड इन वेरियस स्ट्रक्चरल फॉर्म। हाँ, आर यू गेटिंग माय कंसेप्ट? ओके, एंड कैरी आउट वेरियस फंक्शन ऑफ द सेल। लाइसोसोम्स क्या करता है, कैरी आउट वेरियस फंक्शन ऑफ द सेल, सेल के लिए वो अलग अलग काम को करता है। आगे हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है। लाइसोसोम्स आर पॉलीमॉर्फिक इन नेचर। लाइसोसोम्स क्या है, पॉलीमॉर्फिक इन नेचर। पॉलीमॉर्फिक मतलब, पॉली मतलब क्या, मेनी, मॉर्फिक मतलब क्या, स्ट्रक्चर। लाइसोसोम्स आर पॉलीमॉर्फिक इन नेचर। लाइसोसोम्स जो है ये मेनी स्ट्रक्चर में होता है। मेनी स्ट्रक्चर मतलब क्या कि नॉर्मली आपको पता ही है कि नॉर्मली ये पहले तो नॉर्मल साइज में रहेगा, लेकिन अनवांटेड प्रोटीन को अपने अंदर लेकर अपने एंजाइम से ब्रेक डाउन करने के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए, ये अपना उसको उस अनवांटेड प्रोटीन को अपने अंदर लेने के लिए अपने स्ट्रक्चर को क्या करता है, बढ़ाता है। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि लाइसोसोम्स आर पॉलीमॉर्फिक इन नेचर। पॉलीमॉर्फिक मतलब मेनी स्ट्रक्चर। ओके, लाइसोसोम्स के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, जो है अलग अलग रहते हैं या अलग अलग हो जाते हैं। वी कैन क्लासीफाई लाइसोसोम्स एज, हम लाइसोसोम्स को इस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे प्राइमरी लाइसोसोम्स और सेकेंडरी लाइसोसोम्स। प्राइमरी लाइसोसोम्स में क्या है, विच आर नथिंग बट मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स इन विच एंजाइम्स आर इन इनएक्टिव स्टेट। मतलब कि नॉर्मली प्राइमरी लाइसोसोम्स किसको कहेंगे, जब लाइसोसोम्स के अंदर के एंजाइम एक्टिव नहीं रहेंगे, एक्टिव नहीं है। ओके, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे प्राइमरी लाइसोसोम्स। जैसे कि आपने पहले देखा था ना कि ये एक्टिव कब होते हैं, जब लाइसोसोम्स कोई हाइब्रिड स्ट्रक्चर के अनवांटेड प्रोटीन के कांटेक्ट में आता है। मतलब जैसे लाइसोसोम्स है और ये लाइसोसोम्स किसके कांटेक्ट में आया, कोई अनवांटेड प्रोटीन के कांटेक्ट में आया, तो उसका स्ट्रक्चर और लाइसोसोम का स्ट्रक्चर दोनों डिफरेंट है। ओके, तो इसको क्या बोलेंगे, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो जब लाइसोसोम्स किसी हाइब्रिड स्ट्रक्चर के कांटेक्ट में आता है तो लाइसोसोम्स के अंदर के एंजाइम्स क्या होते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं। ओके, जब तक लाइसोसोम्स किसी हाइब्रिड मतलब कि नॉर्मली ऐसे किसी प्रोटीन के कांटेक्ट में या सब्सटेंस के कांटेक्ट में नहीं आता है जहां पर उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनका स्ट्रक्चर जो है अलग अलग है, तो उस कंडीशन में उस जो लाइसोसोम्स के अंदर के एंजाइम्स है वो एक्टिव नहीं रहते हैं। आप आर्ग्यूमेंट में कंसेप्ट समझ में आया ना। लाइसोसोम्स के अंदर के एंजाइम्स कब एक्टिव होंगे, जब लाइसोसोम्स किसी ऐसे के कांटेक्ट में आएगा, ऐसे हाइब्रिड स्ट्रक्चर के कांटेक्ट में आएगा जिसका स्ट्रक्चर लाइसोसोम्स के स्ट्रक्चर से अलग है। तो हमने ये देखा कि नॉर्मली जब तक लाइसोसोम्स किसी हाइब्रिड मतलब समझ रहे हो ना कि कोई ऐसा मतलब स्ट्रक्चर या ऐसा कोई प्रोटीन जिसका स्ट्रक्चर लाइसोसोम्स के स्ट्रक्चर से अलग है, जब तक लाइसोसोम किसी ऐसे हाइब्रिड स्ट्रक्चर के कांटेक्ट में नहीं आएगा तब तक लाइसोसोम्स के अंदर जो एंजाइम्स हैं वो एक्टिव नहीं रहेंगे। तो ऐसे स्टेट को, ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम्स। प्राइमरी लाइसोसोम्स विच आर नथिंग बट मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स इन विच एंजाइम्स आर इन इनएक्टिव स्टेट। जो लाइसोसोम्स है इसके चारों तरफ क्या है, मेम्ब्रेन का बाउंड है। ओके, नेक्स्ट आगे क्या दिया हुआ है, सेकेंडरी लाइसोसोम्स और हाइब्रिड लाइसोसोम्स। जो सेकेंडरी लाइसोसोम्स है इसके आगे लिखा हुआ है और हाइब्रिड लाइसोसोम्स। हाइब्रिड क्यों दे दिया, ये सेकेंडरी लाइसोसोम्स कब होगा, जब लाइसोसोम्स किसी ऐसे स्ट्रक्चर, किसी ऐसे प्रोटीन या के कांटेक्ट में आएगा जिसका स्ट्रक्चर लाइसोसोम्स के स्ट्रक्चर से अलग होगा। हाँ,
तो इसलिए इसको हाइब्रिड लाइजोजोम्स बोल रहे हैं, क्योंकि सेकेंडरी लाइजोजोम्स या इसको हाइब्रिड लाइजोजोम्स बोलते हैं, विच आर फाउंड बाय फ्यूजन ऑफ लाइजोजोम्स विथ एंडोसाइटिक वेसिकल containing material to be digested. ओके, इंडोसाइक्लेटिक मतलब क्या, इंडोसाइटिक वेसिकल। इंडोसाइटिक मतलब कि वो क्या करता है कि इसको अपने अंदर मतलब सेल के अंदर ले लेता है। मतलब अगर सपोज कोई ऐसा हाइब्रिड स्ट्रक्चर का सब्सटेंस या प्रोटीन जो है लाइजोजोम्स के कांटेक्ट में आता है, तो लाइजोजोम्स क्या करता है, सबसे पहले उस प्रोटीन को अपने अंदर ले लेता है। ओके, सेकेंडरी लाइजोजोम्स ऑफ हाइब्रिड लाइजोजोम विच आर फाउंड बाय फ्यूजन ऑफ लाइजोजोम्स विथ इंडोसाइटिक वेसिकल। इंडोसाइटिक मतलब क्या कि सेल के अंदर ले कंटेनिंग मटेरियल टू बी डाइजेस्टेड, और उसको अंदर लेके क्या करता है, जैसे सपोज अनवांटेड प्रोटीन है लाइजोजोम्स के कांटेक्ट में आ गया, तो लाइजोजोम्स क्या करेगा, अपना स्ट्रक्चर बढ़ाएगा और उस अनवांटेड प्रोटीन को अपने अंदर ले लेगा। अपने अंदर लेने के बाद क्या करेगा, उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करेगा and digested, represented as a heterophagic vesicle. ओके, यहाँ क्या दिया हुआ है कि रिप्रेजेंटेड एज ए हेट्रोफेजिक वेसिकल। हेट्रोफेजिक वेसिकल मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर। हाँ, हेट्रो मतलब क्या होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर का, फेजिक मतलब होता है खाना, वेसिकल मतलब क्या करेगा, उसको सेकेंडरी लाइजोजोम्स क्या करता है, जब उसके कांटेक्ट में कोई दूसरा स्ट्रक्चर का प्रोटीन या दूसरे स्ट्रक्चर का सब्सटेंस कोई उसके कांटेक्ट में आता है, तो क्या होता है, लाइजोजोम्स के अंदर के एंजाइम एक्टिव हो जाते हैं, और उसके अलावा लाइजोजोम्स क्या करता है, अपने साइज़ को बड़ा करता है और उस अनवांटेड प्रोटीन को अपने अंदर ले लेता है। अपने अंदर लेने के बाद उस पर एंजाइम छोड़ता है, एंजाइम जो होता है उसको ब्रेक डाउन करता है। ब्रेक डाउन करने के बाद लाइजोजोम्स क्या करता है, उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करता है। ओके, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि रिप्रेजेंटेड एज ए द हेट्रोफेजिक मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर की जो सब्सटेंस या प्रोटीन है उसको क्या करता है, फेजिक करता है, मतलब खा लेता है वेसिकल उसको। दिस इज़ द लार्जर इन साइज देन प्राइमरी लाइजोजोम्स। जब किसी सब्सटेंस या किसी प्रोटीन को लाइजोजोम्स अपने अंदर लेता है, तो उस समय उसको क्या करना पड़ता है, क्योंकि अपने साइज़ को उस सब्सटेंस या उस प्रोटीन से बड़ा करना पड़ता है। ओके, इसलिए यहाँ पर दिया हुआ है दिस इज लार्जर इन साइज, मतलब जो अनवांटेड प्रोटीन होगा उससे अपना साइज को क्या करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा। ओके, प्राइमरी लाइजोजोम्स में क्या है, प्राइमरी लाइजोजोम्स में जो लाइजोजोम्स है ये किसी हाइब्रिड स्ट्रक्चर के कांटेक्ट में आया ही नहीं, तो इसको अपना साइज बड़ा करने की ज़रूरत क्या है। ओके, तो उसमें साइज़ छोटा रहता है, लेकिन जब ये अनवांटेड प्रोटीन के कांटेक्ट में आता है उसको अपने अंदर लेने के लिए अपने साइज़ को बड़ा करता है। इसीलिए यहाँ दिया है दिस इज अ लार्जर इन साइज देन प्राइमरी लाइजोजोम्स, मतलब प्राइमरी लाइजोजोम्स के अपेक्षा सेकेंडरी लाइजोजोम्स में लाइजोजोम्स क्या करता है, अपने साइज़ को बड़ा करता है अनवांटेड सेल को अपने अंदर लेने के लिए। ओके, तो अभी तक हमने क्या देखा, सेकेंडरी लाइजोजोम्स क्या है कि नॉर्मली इसके अंदर जो अनवांटेड प्रोटीन है उसको अपने अंदर लेने के लिए लाइजोजोम्स अपने साइज को बड़ा करता है, उसको अंदर ले लेता है। लेने के बाद जो लाइजोजोम्स के एंजाइम्स है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं, वो उसको ब्रेक डाउन करते हैं, किसको, अनवांटेड प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के बाद लाइजोजोम्स क्या करता है, उसको डाइजेस्ट करता है। अब सपोज कुछ ऐसे रहते जो कुछ ऐसे रहते कि जो नॉर्मली वो लाइजोजोम्स उसको डाइजेस्ट कर लेता है कुछ पार्ट को, लेकिन कुछ पार्ट जो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है लाइजोजोम्स, उसको क्या बोलेंगे, रेसिडुअल बॉडी, मतलब बचा हुआ जो, मतलब कि जो अनवांटेड प्रोटीन था उसका जो सब अनवांटेड प्रोटीन के सब्सटेंस थे उसमें से कुछ पार्ट को वो लाइजोजोम से इसने क्या किया कि नॉर्मली डाइजेस्ट कर लिया। ओके, और कुछ पार्ट ऐसे हैं जो डाइजेस्ट नहीं हुए, उसे क्या बोलेंगे, रेसिडुअल बॉडी। Residual body is the vesicle containing undigested remains left over the heterophagic vesicle। मतलब हेट्रोफेजिक वेसिकल मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर के कांटेक्ट में आने पर लाइजोजोम्स ने क्या किया था कि नॉर्मली उसको उस अनवांटेड प्रोटीन को अपने अंदर लिया था, एंजाइम से उसको ब्रेक डाउन करवाया, उसके बाद उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश किया, तो फेजिक मतलब खाना, उसको खाने की कोशिश किया, उसके बाद जो उसने मतलब खा लिया, डाइजेस्ट कर लिया, वो तो ठीक है, लेकिन जो नहीं डाइजेस्ट कर पाया या जो उसने नहीं खा पाया, तो वो जो है, वो जो बचा हुआ पार्ट है उसे क्या बोलेंगे, रेसिडुअल बॉडी।
ओके, या अनडाइजेस्ट रिमेनिंग पार्ट वेसिकल आफ्टर रिलीजिंग द प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन इन द साइटोसोल। देखो क्या कहते हैं कि जो मतलब कि अनवांटेड प्रोटीन का जो पार्ट जो है वो नॉर्मली ये लाइसोसोम्स ने डाइजेस्ट कर लिया, उसको डाइजेस्ट कर लिया। तो डाइजेस्ट करने के बाद लाइसोसोम्स क्या करता है, जैसे सपोज जो रेसिडुअल बॉडी मतलब आप यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं कि जो अनवांटेड प्रोटीन था उसको लाइसोसोम से अंदर लिया, अंदर लेने के बाद उसके लाइसोसोम्स के एंजाइम ने उसको ब्रेक डाउन किया, फिर लाइसोसोम्स ने क्या किया, उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश किया। जो पार्ट डाइजेस्ट हो गए, डाइजेस्ट होने के बाद ओके नॉर्मली क्या करता है लाइसोसोम्स, डाइजेस्ट होने के बाद उस प्रोडक्ट को, जो प्रोडक्ट डाइजेस्ट हो गए लाइसोसोम से, उस प्रोडक्ट को क्या करता है वो बाहर निकालता है, और बाहर निकालने के बाद उस डाइजेस्ट पार्ट को ओके वो साइटोसोल यानी साइटोप्लाज्म में छोड़ देता है। वो नॉर्मली हार्मफुल नहीं होते सेल के लिए, और वो जो है कहाँ पर छोड़े जाते हैं, साइटोसोल में छोड़ दिया जाता है। कौन छोड़ता है, लाइसोसोम्स। ओके अब आगे है लाइसोसोम्स विच ब्रिंग अबाउट डाइजेशन ऑफ सेल ओन ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक ए डैमेज सेल ऑर्गेनेल आर कॉल्ड ऑटोफेजिक वेसिकल्स और सुसाइड ब्रेक। देखो अब यहाँ पर क्या ध्यान देने वाली बात है, लाइसोसोम्स ने क्या किया था, फिर से ध्यान दीजिए, थोड़ा सा फिर से रिमाइंड कीजिए कि क्या हुआ था। सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था उसमें राइबोसोम्स था। जो स्मूथ एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम था, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था उसके अंदर राइबोसोम्स नहीं था। तो जिसमें राइबोसोम्स था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स था, तो उसके अंदर राइबोसोम्स था तो क्या बना था, प्रोटीन बना था। वो प्रोटीन अनमेच्योर था, लेकिन जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर निकाला गया था तो उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन आए थे। मेम्ब्रेन आने के कारण, मेम्ब्रेन वेसिकल्स आने के कारण से नॉर्मली वो जो प्रोटीन बाहर निकले थे वो कहाँ पर आ गए थे, गोल्गी कॉम्प्लेक्स में। गोल्गी कॉम्प्लेक्स में एंट्री कहाँ से मारे थे वो प्रोटीन ने, वो सी स्पेस से एंट्री मारे थे। सी स्पेस से फिर एंट्री मारने के बाद धीरे धीरे उन्होंने गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर वो प्रोटीन क्या होते गया, वो मैच्योर होते गया। मैच्योर होने के बाद जो ट्रांसफेज है गोल्गी कॉम्प्लेक्स का, वहाँ से प्रोटीन जो है बाहर निकले। मगर एक आध कोई ऐसा प्रोटीन जो मैच्योर नहीं हुआ तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको अनवांटेड प्रोटीन बोलेंगे, क्योंकि वो जो मैच्योर ही नहीं हुआ वो सेल के लिए यूज़फुल नहीं है। तो उसको समाप्त करना है, ख़त्म करना है। तो इसके लिए क्या काम कौन समाप्त करेगा। लाइसोसोम्स के अंदर हमने देखा था कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स में हमने क्या देखा था, गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या करता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन आया था उसको मैच्योर करने का काम भी करता है। साथ में गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या करता है, उसके अंदर भी कुछ प्रोडक्ट बनाता है। तो वो प्रोडक्ट जब वो जो है बाहर निकाला तो क्या था, वो लाइसोसोम्स था। लाइसोसोम्स जो है वो क्या करेगा, जो ये अनमेच्योर प्रोटीन था इसको क्या करेगा, इसको समाप्त करने का काम करेगा। कैसे समाप्त करेगा इसको, जो लाइसोसोम्स है ये अपने साइज को बड़ा करेगा। साइज को बड़ा करके उस अनवांटेड प्रोटीन को जो कि मैच्योर नहीं हुआ उसको वो अपने अंदर ले लेगा। अंदर लेने के बाद क्या होगा कि लाइसोसोम्स के अंदर क्या है कि हमने देखा लगभग 50 हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं। और जो एंजाइम्स को आपको पता ही है, एंजाइम को क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल सीजर, मतलब कि वो उसको क्या करेगा कि ब्रेक डाउन करेगा। तो जो लाइसोसोम्स ने अनवांटेड प्रोटीन को अपने अंदर लिया हुआ है उस प्रोटीन को अपने एंजाइम से क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। ब्रेक डाउन करने के बाद उसको, उस पार्ट को वो क्या करेगा, डाइजेस्ट करने की कोशिश करेगा, खाएगा। तो डाइजेस्ट करने के बाद जो पार्ट डाइजेस्ट हो जाएगा उस अनवांटेड प्रोटीन का, उसको डाइजेस्ट होने के बाद उसके क्या करेगा, ये लाइसोसोम्स जो पार्ट डाइजेस्ट हो गया उसको साइटोसोल्स यानी साइटोप्लाज्म के अंदर छोड़ देगा। मगर वो पार्ट जो है अब सेल के लिए हानिकारक नहीं होगा, हार्मफुल नहीं होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी पार्ट रहेंगे अनवांटेड प्रोटीन के जिसको लाइसोसोम्स डाइजेस्ट नहीं कर पाया। लाइसोसोम डाइजेस्ट नहीं कर पाया उसको, जिसको हम रेसिडुअल बॉडी बोलते हैं, जब डाइजेस्ट नहीं कर पाया उस पार्ट को तो वो पार्ट क्या होता है, वो अब उसको क्या करे लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम्स क्या करता है कि वो नॉर्मली ऐसे सिचुएशन में कि ये लाइसोसोम्स क्या करता है कि वो पूरा सेल जो लाइसोसोम्स का है वो सेल ही
जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है, सेल डिस्ट्रॉय हो गया, लाइसोसोम जिस सेल में है वो सेल ही डिस्ट्रॉय हो गया, तो उस कंडीशन में साथ में जो उसका रेसिडुअल बॉडी है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। यानी वो जो रेसिडुअल बॉडी जो बचा हुआ जिसको लाइसोसोम्स डाइजेस्ट नहीं कर पाया उसको समाप्त करने के लिए लाइसोसोम्स जिस मेम्ब्रेन बॉन्ड के अंदर है उसको ही पूरा वो क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। तो वो यानी रेसिडुअल बॉडी को समाप्त करने के लिए उसने अपने आप को समाप्त कर लिया। तो इसीलिए लाइसोसोम्स को क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग, क्या कहते हैं, सुसाइड बैग। लेकिन हाँ ये है कि नॉर्मल इसमें जो रेसिडुअल पार्ट है वो तो डिस्ट्रॉय हो जाता है, बाद में लाइसोसोम्स क्या करता है, ये देखो हमने स्टार्टिंग में दिया था लाइसोसोम्स क्या है कि ये रिकंस्ट्रक्टिंग यूनिट है, मतलब ये क्या करता है बाद में फिर से अपने आप को रिकंस्ट्रक्टिंग करता है, अपने एंजाइम्स को फिर से मतलब इकट्ठा करके रिकंस्ट्रक्ट करता है और फिर से वो अगले अनवांटेड प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करने के लिए काम पे लग जाता है। तो इसने मतलब अपने क्या दिया, रेसिडुअल बॉडी को समाप्त करने के लिए अपने आप को समाप्त कर लेता है, इसलिए इसको सुसाइड बैग भी कहते हैं। एंड ऑटोफेजिक वेसिकल इसेंशियल कंसिस्ट ऑफ लाइसोसोम्स फ्यूज्ड विद द मेम्ब्रेन बॉन्ड ओल्ड सेल ऑर्गेनेल्स और ऑर्गेनिक मोलिक्यूल टू बी रिसाइकल्ड। मतलब ये जो लाइसोसोम्स है ये अपने ही सेल को, अभी देखो आपने ये देखा कि जो अनवांटेड सेल है, अनवांटेड प्रोटीन है, वो कहाँ किससे आए हैं, क्या बाहर से आए हैं, क्या नहीं, वो तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आए हुए प्रोटीन है और वही गोल्गी कॉम्प्लेक्स में आए थे। गोल्गी कॉम्प्लेक्स में आने के बाद ही क्या हुआ था कि उसमें से बाकी सब तो मैच्योर होकर बाहर निकले थे, लेकिन एक आध कोई ऐसा हो गया प्रोटीन जो मैच्योर नहीं हुआ था तो वो अनवांटेड प्रोटीन था। तो ये किसको मतलब कि, और उसके बाद उसको लाइसोसोम्स ने क्या किया था, अपने अंदर ले लिया था। अंदर लेने के बाद क्या किया था कि उसने उसको डाइजेस्ट मतलब उसको पहले उसको खा के डाइजेस्ट करने की कोशिश किया। तो यानी अपने ही सेल के पार्ट के कोई एक मतलब खाता है, इसलिए इसको ऑटोफेजिक वेसिकल भी कहते हैं। उसके अलावा आगे क्या दिया है, रिमेंबर एवरी वीक ए ह्यूमन लिवर सेल रिसाइकल हाफ ऑफ इट्स मैक्रोमोलिक्यूल्स। देखो जो हमारा लिवर जो है ना वो भी अपने आप को हेल्दी रखने के लिए वो भी क्या करता है कि नॉर्मली एवरी वीक हर हफ्ते ए ह्यूमन लिवर इंसान का जो लिवर है सेल रिसाइकल हाफ ऑफ इट्स मैक्रोमोलिक्यूल्स, जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हमारे लिवर के पास है वो आते हैं तो उनको भी नॉर्मली इसी प्रकार से क्या किया जाता है, डिस्ट्रॉय किया जाता है ताकि हमारा लिवर हेल्दी रहे। ये प्रोसीजर हर वीक होता है। नेक्स्ट आप आगे क्या दिया हुआ है, लाइसोसोम्स ब्रिंग अबाउट इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन। देखो अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि लाइसोसोम्स जो है वो इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन भी करता है। इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर, एक्स्ट्रासेलुलर मतलब सेल के बाहर। Okay, and the intracellular digestion is brought about by autophagic vesicle and secondary lysosomes which contain foreign material brought in by process like the phagocytosis। देखो यहाँ पर क्या हुआ, जो सेल के अंदर कैसे काम करता है ये, तो इंटरसेलुलर डाइजेशन ब्रॉट अबाउट द ऑटोफेजिक वेसिकल। ऑटोफेजिक वेसिकल मतलब अपने सेल के ही अंदर का जो सेल है उसमें ही जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है अनवांटेड प्रोटीन, अनवांटेड अनमेच्योर प्रोटीन जो निकले थे उसको भी यही समाप्त करता है। उसके अलावा अगर सेल वॉल के थ्रू, अगर सपोज फॉर प्लांट सेल है तो सेल वॉल होगा, एनिमल सेल है तो सेल वॉल नहीं होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा। अगर सपोज जब सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल से होता हुआ अगर कोई बाहर से कोई सब्सटेंस सेल के अंदर आता है तो उस सेल को भी समाप्त करने का काम कौन करता है, लाइसोसोम्स करता है। हाँ, यहाँ पर दिया हुआ है कि इंट्रासेलुलर डाइजेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय ऑटोफेजिक वेसिकल। देखो आप डायग्राम फिगर नंबर 5.10 देखेंगे लाइसोसोम्स का, तो उसमें आपने क्या देखा कि फूड कहाँ पर से, फूड जो है वो बाहर से सेल के अंदर इंटर कर रहा है। और नीचे आपने क्या देखोगे, क्या लिखा हुआ है, फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस मतलब अपने अंदर निकलना। अपने अंदर क्या करना, निकलना। तो जब सेल वॉल से होता हुआ कोई फूड सब्सटेंस जो है वो बाहर से अंदर सेल के अंदर आता है तो उस सेल के अंदर आता है तो लाइसोसोम्स क्या करता है, उसको भी समाप्त करने का काम करता है। एंड द ऑर्गेनिक मोलिक्यूल टू बी रिसाइकल्ड। रिमेंबर लाइसोसोम्स ब्रिंग अबाउट इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन। ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी करता है, एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर डाइजेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय ऑटोफेजिक। ऑटोफेजिकल, ऑटोफेजिक मतलब अपने सेल के अंदर, अपने सेल के अंदर की अनवांटेड प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है ये। एंड लाइसोसोम विच कंटेन फॉरेन मटेरियल। फॉरेन मटेरियल मतलब जो बाहर से मटेरियल आते हैं, जैसे कि सपोज यहाँ पर डायग्राम फिगर 5.10 में आपने देखा कि फूड जो है वो बाहर से आ रहा है।
ओके तो बाहर से आ रहा है तो उसी को क्या बोलेंगे, फेगोसाइटोसिस। तो जो अगर बाहर से भी आता है तो उस कंडीशन में ब्रॉट अबाउट बाय ऑटोफेजिक वेसिकल और सेकेंडरी लाइसोसोम विच कंटेन फॉरेन मटेरियल ब्रॉट इन बाय प्रोसेस लाइक द फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस मतलब जब सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन के थ्रू कोई फूड सब्सटेंस बाहर से अंदर आता है तो उसको भी लाइसोसोम्स क्या आता है, समाप्त करने का काम करता है। मतलब अगर वो सेल के लिए हार्मफुल है तो। एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ है, फूड वेक्यूल इन अमीबा, जिसे फूड वेक्यूल से अमीबा के अंदर आते हैं उसको भी लाइसोसोम समाप्त करता है। और मैक्रोफेज, तो यहाँ पर एग्जाम्पल में और क्या दिया हुआ है कि मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस मतलब आपने क्या देखा था, मैक्रोफेजेस इज ए टाइप ऑफ लाइसोसोम्स। ओके तो मैक्रोफेजेस जो है इन ह्यूमन ब्लड के अंदर, इंसान के ब्लड के अंदर, डेट इनगल्फ एंड द डिस्ट्रॉय हार्मफुल माइक्रोब डेट एंटर द बॉडी। मतलब कि लाइसोसोम्स क्या है, जैसे मैक्रोफेजेस क्या है, मैक्रोफेजेस है टाइप्स ऑफ लाइसोसोम्स। ओके तो ये जो मैक्रोफेजेस है, अगर इंसान के ब्लड के अंदर कोई हार्मफुल माइक्रोब्स अगर इंटर कर जाता है, बॉडी के अंदर आ जाता है, तो वहाँ पर भी जो मैक्रोफेजेस है ये क्या करते हैं, हार्मफुल माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। ओके तो अभी नेक्स्ट देखो आगे क्या लिखा हुआ है। ये देखो, ये लाइसोसोम्स क्यों करता है, क्योंकि लाइसोसोम्स के अंदर क्या है, लाइसोसोम्स के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है। ओके हाइड्रोलिटिक एंजाइम के बारे में जानते ही हो कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम ब्रेक डाउन प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फूड मोलिक्यूल्स इनटू देयर सिंपलेस्ट यूनिट्स। क्या समझे आप कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स ब्रेक डाउन प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट मोलिक्यूल्स इनटू देयर सिंपलेस्ट यूनिट्स। और इसका नाम हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स क्यों पड़ा, क्योंकि हाइड्रो मतलब क्या करता है कि नॉर्मली हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रोड्यूस वाटर व्हेन ब्रेक द बॉन्ड। हाइड्रो मतलब क्या, पानी। ओके मतलब ये हाइड्रोलिक एंजाइम जो है ये जो बॉन्ड को ब्रेक डाउन करते हैं तो पानी जो है यूटिलाइज करते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम यूटिलाइज वाटर व्हेन ब्रेक द बाउंड। ओके अब आगे जो है क्या दिया हुआ है, एक्स्ट्रा सेलुलर। अभी तक हम पढ़ रहे थे इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर में हमने क्या देखा कि बॉडी के अंदर अगर जैसे हमने यहाँ पर ह्यूमन ब्लड के बारे में देखा, ह्यूमन ब्लड के अंदर अगर कोई हार्मफुल या माइक्रोब से एंटर कर जाते हैं तो जो इसके अंदर एक लाइसोसोम्स का टाइप से मैक्रोफेजेस, ये क्या करता है, जो हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं इसको डिस्ट्रॉय करते हैं। ओके पर कहाँ करते हैं, ये बॉडी के अंदर सेल के अंदर करते रहे, इसलिए ये क्या है, इंट्रासेलुलर। अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। ओके एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय रिलीज ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम आउटसाइड द सेल। मतलब इसके अंदर क्या होता है कि नॉर्मली जो हार्मफुल माइक्रोब्स है उसको मारने के लिए लाइसोसोम्स जो है सेल के बाहर आके मारता है। ओके जैसे सपोज फॉर एग्जांपल अभी आप देख सकते हैं कि बहुत सी जगह पे ऐसा होता है कि एंजाइम जो होता है वो नॉर्मली जैसे आँख में कोई कचरा वगैरह पड़ गया तो हमारे आँख के पास जो है जो बोन्स है वहाँ पर जो है टीयर्स बैग थैली टाइप की रहती है। तो उस कंडीशन में नॉर्मली क्या होता है कि अगर हमारे आँखों के पास कोई चीज़ आया तो उस कंडीशन से वो थैली में से क्या होता है, टीयर्स बाहर निकलते हैं। अब ठीक है, टीयर्स के अंदर क्या है, वो एंजाइम्स, तो वो क्या नॉर्मली वो क्या सोचते हैं, कोई माइक्रोब्स आया तो उसको क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा। मगर कहाँ करेगा डिस्ट्रॉय, ये कहाँ करेगा, ये बाहर। तो इस प्रकार से कभी कभी लाइसोसोम्स क्या करता है, सेल के बाहर आकर माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। इसको एक्स्ट्रा सेलुलर कहते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन is brought about by release of lysosomal enzyme outside the cell. एग्जाम्पल, अब देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, एक्रोजोम्स। अब एक्रोजोम्स क्या है, एक्रोजोम्स एक कैप लाइक स्ट्रक्चर इन ह्यूमन स्पर्म। जैसे ह्यूमन का स्पर्म है तो ह्यूमन के स्पर्म में जो आगे का वाला पार्ट रहता है कैप लाइक, टोपी के जैसे, उसको क्या बोलेंगे, एक्रोजोम्स। क्या बोलेंगे इसको, एक्रोजोम्स। अब एक्रोजोम्स वी कैन से दैट इट इज आल्सो ए टाइप ऑफ लाइसोसोम्स। ओके तो एक्रो जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल स्पर्म है तो स्पर्म के जो आगे कैप टोपी टाइप का जो पार्ट है उसको एक्रोजोम्स कहते हैं। अब ये जब नॉर्मली क्या होता है कि एक कैप लाइक स्ट्रक्चर इन द ह्यूमन स्पर्म इज मॉडिफाइड लाइसोसोम्स विच कंटेन वेरियस एंजाइम लाइक द हाइलुरोनाइडेस। इसके अंदर जो आपने देखा कि स्पर्म के आगे कैप लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम एक्रोजोम्स बोलते हैं। एक्रोजोम्स के अंदर जो एंजाइम है उस
उस एंजाइम को क्या बोलेंगे, हाइलुरोनाइडेज। ओके, ये एंजाइम्स एक्रोसोम्स के अंदर होते हैं। अब ये कैसे काम करता है, दिस एंजाइम ब्रिंग अबाउट फर्टिलाइजेशन बाय डिसॉल्विंग प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ओवम। अब देखो, जब ओवरी के अंदर जब तक स्पर्म एंटर नहीं करेगा तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ओके, गैमेट्स नहीं तैयार होंगे। तो अब नॉर्मली ये स्पर्म जो है ओवरी के अंदर, ओवम के अंदर इंटर करने में दिक्कत क्या है कि ओवरी के किनारे क्या है, ओवरी मतलब सेल मेम्ब्रेन है, और ये सेल मेम्ब्रेन क्या है, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है। तो अब यहाँ पर प्रोटेक्टिव जो लेयर है, अब वो प्रोटेक्टिव लेयर जो है इसके होने के कारण स्पर्म जो है वो ओवरी यानी ओवम के अंदर इंटर नहीं कर पाता है। तो फिर ऐसे सिचुएशन पे स्पर्म क्या करता है, स्पर्म का जो आगे का पार्ट है एक्रोसोम्स, ओके, तो एक्रोसोम्स जो है उसके अंदर कौन सा एंजाइम है, उसके अंदर हाइलुरोनाइडेज एंजाइम है। वो क्या करता है, स्पर्म जो है वो एंजाइम को छोड़ता है, किसके ऊपर छोड़ता है, ओवम ओवरी के ऊपर वाले मेम्ब्रेन के ऊपर छोड़ता है, हाँ, प्रोटेक्टिव लेयर के ऊपर, जिससे उसका प्रोटेक्टिव लेयर क्या होता है ओवरी का, वो फट जाता है या वो अलग हो जाता है उतना। तो अगर वो प्रोटेक्टिव लेयर टूट गया तो क्या होगा, प्रोटेक्टिव लेयर टूटने के बाद नॉर्मली स्पर्म जो है वो ओवरी के अंदर, हाँ, ओवम के अंदर वो इंटर कर जाता है, पूरा मतलब टेल के साथ भी इंटर कर सकता है, या टेल के साथ भी, और स्पर्म के टेल के साथ मतलब पूरा का पूरा स्पर्म जो है वो ओवरी के अंदर इंटर कर पाता है। लेकिन ये कब कर पाता है कि मतलब कि ये एक्चुअली प्रोटेक्टिव जो लेयर था ओवम का, उसको तोड़ने का काम किसने किया, उसका तोड़ने का काम जो है स्पर्म के आगे जो कैप लाइक स्ट्रक्चर था, एक्रोसोम था, उसके अंदर जो हाइलुरोनाइडेज करके एंजाइम था, उस एंजाइम को जब स्पर्म ने ओवम के लेयर के प्रोटेक्टिव लेयर के ऊपर छोड़ा, तब जाकर ओवम का प्रोटेक्टिव लेयर टूटा, तब जाकर स्पर्म जो है ओवरी के अंदर एंटर किया। ओके, तो ये सब प्रोसीजर जो है, ये प्रोसीजर कहाँ पर हो रहा है, ये सब सेल के बाहर का प्रोसीजर हो रहा है, बराबर। एंजाइम काम कर रहे हैं, लाइसोसोम्स के एंजाइम जो है काम कर रहे हैं, यानी एक्रोसोम्स के एंजाइम काम कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर। हाँ, ड्यूरिंग आगे क्या दिया हुआ है, ड्यूरिंग द मेटामॉर्फोसिस, हाँ, ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस, मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस क्या है, हाँ, इसमें क्या है, चेंज इन स्ट्रक्चर, ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस फाउंड इन मेनी ऑर्गेनिज्म। ओके, जब स्ट्रक्चर चेंज होते हैं तो बहुत से ऑर्गेनिज्म जो है मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस मतलब धीरे धीरे डेवलप होने के प्रोसेस में मेनी ऑर्गेनिज्म है जो लाइसोसोमल एंजाइम हेल्प इन रीयूजिंग द टिश्यू ऑफ रेडेंट ऑर्गन्स। हाँ, अलग अलग ये एंजाइम जो है लाइसोसोम्स के काम करते हैं, अलग अलग फंक्शन करते हैं। दे आल्सो हेल्प इन डिस्ट्रक्टिंग ऑफ द मैलिग्नेंट सेल्स। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि दे जो लाइसोसोम्स है, इसके एंजाइम्स जो है, दे आल्सो हेल्प इन डिस्ट्रक्टिंग मैलिग्नेंट सेल। अब यहाँ पर दिया मैलिग्नेंट सेल मतलब कैंसर्स के सेल्स, जो कैंसर सेल्स है उसको भी डिस्ट्रॉय करने का काम कौन करता है, एंजाइम्स करते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है टी लिम्फोसाइट्स। अब टी लिम्फोसाइट्स का मेन फंक्शन क्या है, हाँ, टी लिम्फोसाइट जो है किलिंग बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया को मतलब क्या करता है बॉडी के अंदर, जैसे बैक्टीरिया आएगा तो जो टी लिम्फोसाइट्स है वो बैक्टीरिया को मारेगा। तो हमारा बॉडी क्या होता है, टी लिम्फोसाइट बनाता है। तो टी लिम्फोसाइट बनाता है किसको मारने के लिए, बैक्टीरिया को। बॉडी टी लिम्फोसाइट बना रहा है, लेकिन नॉर्मली बैक्टीरिया आ ही नहीं रहा है। अगर बैक्टीरिया नहीं आ रहा है फिर भी टी लिम्फोसाइट बनता जा रहा है। अगर ये कोई भी चीज़ हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा होगा तो उसका साइड इफेक्ट होगा। अगर टी लिम्फोसाइट, जो कि टी लिम्फोसाइट किस लिए बनाया जाता है, बॉडी किस लिए बनाती है, बैक्टीरिया को मारने के लिए। अब बैक्टीरिया सपोज नहीं आया फिर भी टी लिम्फोसाइट बनता जा रहा है, तो उस कंडीशन पे जो है ये एक्सेस जो टी लिम्फोसाइट्स है, बहुत ज़्यादा जो टी लिम्फोसाइट तैयार हो रहे हैं, ये ही किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ट्यूमर। और जो ये ट्यूमर में कन्वर्ट हो जाते हैं वो है कैंसर। तो नॉर्मली इसको रोकने के लिए या इसको जो कैंसर के सेल्स है इसको मारने के लिए भी जो लाइसोसोम्स के एंजाइम्स है ये काम करते हैं। ओके, आई होप आज का लेक्चर आपको लाइसोसोम्स का समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।